वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल OECD या G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील के बारे में है। इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। इंडिया को वैसे ठीक भी लग रहा था इसको ज्वाइन करना। इसमें कहा गया है कि हर देश अपने यहाँ कम से कम 15% का कॉर्पोरेट टैक्स जरूर लगाएगा। ये एक प्रकार का इंटरनेशनल टैक्स रूल्स में रिफॉर्म है ताकि हर देश को अच्छा शेयर मिले टैक्सेशन का। फर्दर जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं वो फेयर शेयर दें उस कंट्री को जहां पर वो एक्चुअली में ऑपरेट कर रहे हैं। 130 देश इसका हिस्सा बन चुके हैं जो ग्लोबल जीडीपी का 90% कवर करते हैं। उन्होंने इस कॉर्पोरेट टैक्स रेट को अडॉप्ट करने का मन बनाया है। दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला तो जो भी ट्रांसनेशनल डिजिटल कंपनीज हैं, जो बड़े मल्टीनेशनल एंटरप्राइज हैं, डिजिटल कंपनीज भी उसका हिस्सा हैं, वो टैक्स वहां देंगे जहां वो ऑपरेट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। दूसरा कि जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है जहां पर 15% से कम टैक्स मांगा जाता है कॉर्पोरेशन से, अब उन्हें 15% कम से कम उन्हें लेना होगा इन कॉर्पोरेशन से। एक्सपेक्टेड आउटकम ये होगा कि इससे जो टैक्स रेट्स बहुत कम ऑफर करने वाले देश हैं, जिन्हें आप टैक्स हेवंस कहते हैं, जैसे कि बहामास या फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ये अपना ये जो पूरा सिस्टम है वो खो देंगे, लाइक नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, इन सभी का प्रभाव कम होगा। इंडिया को हो सकता है इसके बाद जो इंडिया इक्वलाइजेशन लेवी लगाता है मल्टीनेशनल कंपनीज पर, लाइक गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, उसे इंडिया को हटाना पड़ेगा। इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में परमानेंटली स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन वो इंडिया में इनडायरेक्टली ऑपरेट करती हैं और फायदा कमाती हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को इससे कुछ नहीं मिलता। तो इंडिया ने एक 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था 2016 में। जैसे मान लीजिए फेसबुक है। फेसबुक इंडिया में परमानेंटली स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में फेसबुक चलाते हैं। अब कंपनी ए है जो इंडिया में परमानेंटली स्टैब्लिश्ड है, वो फेसबुक पे खुद को एडवर्टीज कर रहा है। इससे फेसबुक को भी फायदा हो रहा है, कंपनी ए को भी फायदा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि अगर आप जो भी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दोगे ऐसे लोगों को जो इंडिया में फायदा कमा रहे हैं, तो उसका 6% आपको हमें देना होगा। मुद्दे की बात यह है कि अगर फेसबुक इंडिया में परमानेंटली स्टैब्लिश्ड है ही नहीं, तो आप फेसबुक से वो 6% वसूलोगे कैसे? तो इसमें सीधा मतलब यह है कि मान लो फेसबुक ने नहीं स्टैब्लिश्ड है, ये कंपनी ये तो है ना जो यहां से फायदा कमा रही है, तो इनको बोलेंगे वो अमाउंट जो आप फेसबुक को पे करने वाले हो उसका 6% आप काट के पहले हमको दोगे, उसके बाद इनको पे करोगे। तो ये सिस्टम ऑप्ट किया गया था। 1 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2% का इक्वलाइजेशन लेवी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस फॉरेन एंटिटीज करती हैं उनके ऊपर भी लगा दिया था। तो अब इंडिया को इस प्रकार के टैक्सेस को हटाना होगा, बिकॉज अगर ये कंपनीज यहां पर ऑपरेट करके फायदा कमा रही हैं तो उन्हें उसका टैक्स इंडिया में देना होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो इंडिया को इससे हो ही जाएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में है। हाल ही में OIC ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये कहा कि वो हिस्सा जो भारत के पास है कश्मीर का, हम उस हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, POK की बात नहीं कर रहे हैं, वो हिस्सा जो भारत का कश्मीर है, वहां पे वो एक टीम भेजना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है जो यहां पर आकर ये देखे कि ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा, यहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी स्थिति क्या है, वो ये जानना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा थी। अब देखिए, इच्छा तो किसी की कुछ भी हो सकती है। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक ट्रिप मार्स के लगा के आ जाऊं। इच्छा से तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अब इसके बैकग्राउंड में कौन है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो भारत ने बिल्कुल इंडिकेट किया OIC को कि आप किसी एक कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में शामिल मत होइए। वन साइडेड रेजोल्यूशन आप पास मत करिएगा। बहुत ही कड़े शब्दों में भारत ने उनके इस रेजोल्यूशन की आलोचना की। इसी कॉन्टेक्स्ट में OIC न्यूज में आया। ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद। इसमें 57 कंट्रीज हैं जो 4 कॉन्टिनेंट्स को कवर करते हैं। पाकिस्तान, टर्की, UAE, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं ये इसका हिस्सा हैं। पर्पस यही था कि मुस्लिम वर्ल्ड की एक कलेक्टिव वॉइस बने और जो भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एरियाज में मुस्लिम पॉपुलेशन के इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करें। इसे 1969 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया के जेदा में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऑब्वियसली इंडिया इसका मेंबर नहीं है, जबकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, बट इंडिया को इसकी मेंबरशिप नहीं दी गई है। फिर भी 2019 में देखिए इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इसमें इनवाइट किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल के बारे में है। हाल ही में वियतनाम ने
भारत के राज्यों के साथ अपने कोऑपरेशन को और डीपन करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट NS श्रीनिवास मूर्ति को वियतनाम की ओर से कर्नाटका में ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल अपॉइंट कर दिया। ये अपॉइंटमेंट 3 सालों के लिए है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है काउंसुल, जो कि बिलोंग करते हैं कॉन्सुलेट से। मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्सुलेट एक देश के अन्य देशों में होते हैं जो उस देश के नागरिकों की मदद करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गया इंडिया और ये हो गया फ्रांस। इंडिया के कई सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रांस में रहते होंगे, वहाँ बिजनेस करते होंगे या फिर पढ़ाई करते होंगे, प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होंगे। इंडिया फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है, तो इसे मेंटेन करने के लिए इंडिया अपनी ओर से फ्रांस में लगाएगा एक एम्बेसी। एम्बेसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन को एनहेंस करता है। लेकिन एक अकेली एम्बेसी फ्रांस में रहने वाले सभी इंडियंस की जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी या उनकी मदद नहीं कर पाएगी। इंडियंस को वीज़ा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर उनकी कोई कंप्लेन है, वो जुडिशियल या लीगल असिस्टेंस चाहते हैं, इन दैट केस वो एम्बेसी के अलावा एक और बॉडी से कंसल्ट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है कॉन्सुलेट। देखिए, कॉन्सुलेट डिप्लोमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, इन दैट फॉर्म आप इसे एम्बेसी का एक्सटेंशन कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। लार्जली आप ये समझ लीजिए कि वो इंडियंस की उस देश में मदद करेगा, ठीक है। कॉन्सुलेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एम्बेसी यूजुअली उस देश की कैपिटल सिटी में होती है, जबकि जो कॉन्सुलेट हो सकते हैं वो उसकी इंपॉर्टेंट सिटी में या फिर इकोनॉमिक जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर हो सकते हैं। एम्बेसी किसी भी देश में एक ही होती है दूसरे देश की, लेकिन कॉन्सुलेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपने ये एम्बेसी और कॉन्सुलेट में अंतर समझा। अब देखिए, यहाँ पर जो कॉन्सुलेट होते हैं उसमें प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स होते हैं जो उस देश की ओर से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल होते हैं ये कोई प्रोफेशनल डिप्लोमेट नहीं होते। जैसा कि हमने देखा, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये डिप्लोमेटिक फंक्शंस थोड़ी बहुत परफॉर्म कर सकते हैं उस देश के लिए, बट लार्जली ये इकोनॉमिक या कल्चरल रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जो कॉन्सुलेट में काउंसुल्स होते हैं वो प्रोफेशनल डिप्लोमेट होते हैं, जबकि जो ऑनरेरी काउंसिल होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें महज ये एक दर्जा दे दिया जाता है ताकि वो दो देशों के बीच में रिलेशंस को और बेटर कर सकें। ये पार्ट टाइम बेसिस पे ये काम करते हैं, लाइक पार्ट टाइम जॉब, जिसके लिए वो कोई रेनोमिनेशन नहीं लेते। वो अपना जो काम कर रहे हैं, लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ये अपना काम करते रहेंगे। फर्दर ये कोशिश करेंगे कि इंडिया और वियतनाम के संबंध अच्छे हो, स्पेसिफिकली इन कर्नाटका। तो ये आपने समझा। वियतनाम की लोकेशन देखिए यहाँ पर है, ये थाईलैंड है, ये है लाओस और पड़ोसी देश है वियतनाम। तो ये कोई प्रोफेशनल डिप्लोमेट नहीं होते। यूजुअली ये जो होस्ट कंट्री होती है उसी के सिटीजन होते हैं, लाइक ये इंडियन ही है जब हम बात कर रहे हैं मूर्ति जी की, ठीक है। तो ये उसी देश के किसी व्यक्ति को ऑनरेरी काउंसिल बना देते हैं। डेजिग्नेशन ये दिया जाता है कि सिटीजन्स के अफेयर्स जो भी वियतनाम के हैं उनको यहाँ पर देखें। फर्दर ये जो कॉन्सुलेट के ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ लगातार कांटेक्ट में बने रहते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। दुनिया में लगभग 30,000 से ज़्यादा ऑनरेरी काउंसल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने समझ ली ऑनरेरी काउंसिल के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को ऑनरेरी काउंसिल जनरल बनना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो अप्रूवल है वो बहुत ज़रूरी होता है फॉर्मल अपॉइंटमेंट के पहले। जो ऑनरेरी काउंसिल होते हैं वो पासपोर्ट एप्लीकेशन हैंडल नहीं कर सकते, वीज़ा या रेसिडेंस परमिट, ये सब मामले वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो जो उनका काउंसिल है वही देखेगा। आपको केवल एक ऑनरेरी टाइटल दिया गया है, आप उस देश के काउंसिल थोड़ी बन गए हैं, ठीक है। ये अटॉर्नी की तरह वर्क नहीं कर सकते, यानी कि उस देश के लोगों के लिए जुडिशियल या लीगल एडवाइजर की तरह वर्क नहीं कर सकते। तो केवल एक टाइटल है और जो मेजर फंक्शन है यू गॉट टू नो कि वो उनका ये है कि वो इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस मेंटेन करें। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।